हेलो एवरीवन, वेलकम डीबी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन को। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से हेडिंग लगाएंगे बेटा साथ साथ आप, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। देखो, इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा रिलेशनशिप। इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पर किससे है बेटा? रिलेशनशिप से है या फिर रिलेशन से है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की शुरुआत होती है बेटा। अगर इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी की शुरुआत होती है इस टॉपिक में। वो कहता है कि कोई स्पीसीज जो है ना वो अकेले नहीं रह सकती। नो स्पीसीज कैन लिव अलोन। यहाँ पर एक बात लिखते हैं बेटा, नो स्पीसीज कैन लिव अलोन। यानी कोई स्पीसीज जो है ना बेटा वो अकेली नहीं रह सकती। सपोज दैट हम ह्यूमंस को ही देख लो, अगर इस धरती पर बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप हटा दीजिए, ठीक है, तो क्या ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है? आंसर ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज़ है ना बेटा वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। उसको सर्वाइवल के लिए अदर स्पीसीज़ के साथ इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, नो स्पीसीज़ कैन लिव अलोन, यानी कोई स्पीसीज़ अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। उसको सर्वाइवल के लिए अदर स्पीसीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर पूछें कि नो स्पीसीज़ कैन लिव अलोन, कोई स्पीसीज़ अकेले नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती? सवाल उठता है कि ना क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि बेटा हर स्पीसीज़ जो होती है ना वो एनवायरनमेंट में ओपन होती है। एनवायरनमेंट में ओपन होने का मतलब क्या है कि कोई भी स्पीसीज़ है ना बेटा वो एनवायरनमेंट्स के साथ मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज करती है। मैटर यानी पदार्थों का एक्सचेंज करती है, एनर्जी यानी ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। तो प्रत्येक स्पीसीज़ अपने एनवायरनमेंट के साथ मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज करती है, इसलिए कोई भी स्पीसीज़ अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती या फिर अकेले नहीं रह सकती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? बिकॉज every species is open in environment। किस लिए ओपन होती है एनवायरनमेंट में? टू एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए स्पीसीज़ जो होती है वो इन्वायरमेंट में क्या होती है बेटा? ओपन होती है। ठीक है, ये बात हो गई बेटा किसकी? हमारी बेसिक बात कि कोई स्पीसीज़ अकेले नहीं रह सकती। यानी एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ के साथ कुछ रिलेशन रखना जरूरी है। यानी एक पॉपुलेशन को, एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को किसी दूसरी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन के साथ रिलेशन यानी इंटरेक्शन रखना जरूरी है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं बेटा किसके बारे में? पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बाद में फिर उसको हम करेंगे डिफाइन। यहाँ पर बेटा मान लिया हमने ये एक पॉपुलेशन है रैबिट्स की। यहाँ पर ये जो जितने भी डॉट्स रखे हैं ना ये सब क्या हैं? ये उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं। तो ये किसकी है बेटा? ये है रैबिट पॉपुलेशन। ठीक है, रैबिट क्या होता है बेटा? रैबिट हर्बीवोर है। ठीक है, यानी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। साथ में एक और पॉपुलेशन है बेटा, यहाँ पर एक और पॉपुलेशन है टाइगर्स की। ठीक है, ये जितने भी डॉट्स हैं ना ये सब टाइगर्स हैं। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, एक डॉट क्या है बेटा? यहाँ पर एक इंडिविजुअल है इस पॉपुलेशन का। यहाँ पर एक डॉट क्या है? एक इंडिविजुअल है रैबिट की पॉपुलेशन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? हाँ बेटा होता है। टाइगर जो है ना ये क्या करता है बेटा? एज अ फूड यूज़ करता है किसको? इस रैबिट को ही। यहाँ पर क्या करता है बेटा? टाइगर जो है ना वो यूज़ कर रहा है रैबिट को, कैसे? एक फूड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशन है किस चीज़ को लेकर? फूड को लेकर।
ठीक है। तो टाइगर की पॉपुलेशन इस रैबिट की पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करती है, यानी रिलेशन रखती है किस संबंध में बेटा, फूड के संबंध में। टाइगर क्या करता है, रैबिट को खाता है, तो इस तरीके से टाइगर जो है ना ये इस रैबिट के साथ रिलेशन रख रहा है किस संबंध में बेटा, किस चीज़ में संबंध रख रहा है, तो ये इंटरेक्शन रख रहा है किसके लिए बेटा, फूड के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है। ये दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन है। पहली बात ये क्या है बेटा, ये इंडिविजुअल है इस पॉपुलेशन का और ये इंडिविजुअल है इस पॉपुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉपुलेशन के, दो अलग अलग पॉपुलेशन के, दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में आपस में क्या दिख रहा है, इंटरेक्शन दिख रहा है। इसी इंटरेक्शन को ही, यानी इसी रिलेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है या जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, उसी को हम नाम दे रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है, एक तरीके का इंटरेक्शन है जो दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच में होता है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पहली बात क्या है बेटा, इट इज़ ए इंटरेक्शन, इट इज़ एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन between members of population of different species is called population interaction। या फिर ऐसे लिख लो, इट इज़ को छोड़ देना, यहाँ पर लिख लेना एन इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। एन इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स, ये मेंबर है, ये भी मेंबर है, इन मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन के हैं, तो ऐसे इंटरेक्शन को आप क्या नाम दोगे बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एन इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशंस के मेंबर्स हैं, इनके बीच में फूड को लेके जो इंटरेक्शन है वो भी क्या है, एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ इंटरेक्शन पर, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पर। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन को देखने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। जो इंटरेक्शंस होते हैं ना वो कैसे हो सकते हैं बेटा, इंटरेक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि दो स्पीसीज़ जो आपस में इंटरेक्ट कर रही है बेटा, उन दोनों को क्या हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, उन दोनों को क्या हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या है बेटा, ऐसा इंटरेक्शन बेनिफिशियल है, जैसे लाइकेन में होता है। वहाँ पर जो दो स्पीसीज़ जो आपकी फंजाई और एल्गी की जो स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है, उन दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या है बेटा, बेनिफिशियल है। तो इंटरेक्शन कैन बी कैसा हो सकता है, इंटरेक्शन कैसा हो सकता है बेटा, बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, इंटरेक्शन और कैसा हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है, यानी किसी को नुकसान हो रहा हो, डेट्रीमेंटल। जैसे यहाँ पर देखो, इसको तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन इसको क्या हो रहा है, रैबिट की तो जान जा रही है, भाई साहब ये इसको खाएगा तो इसकी तो जान जाएगी ना, तो इसको तो नुकसान ही हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है कि इसको फूड मिल रहा है, लेकिन इसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या है बेटा, डेट्रीमेंटल। बेनिफिशियल क्या होगा, उसको हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, डेट्रीमेंटल को कैसे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, एक और टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी ना ही किसी को फायदा हो रहा हो ना ही नुकसान हो रहा हो, ऐसा क्या है बेटा, न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो इंटरेक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल, इंटरेक्शन कैन बी डेट्रीमेंटल, इंटरेक्शन कैन बी न्यूट्रल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके आधार पर हम देखते हैं कि इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। वो दो टाइप के इंटरेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शन। सबसे पहले क्या देखते हैं,
पॉजिटिव इंटरेक्शन देखते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन। देखो जो सिलेबस में है कभी केवल अभी उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक और आइडिया दे रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिए उसको। देखो इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा इंटरेक्शन है, जब बड़ी बुक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा दो तरीके का इंटरेक्शन। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। यहाँ पर छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, एक होता है बेटा इंटर स्पेसिफिक और एक होता है बेटा इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। एक ही पॉपुलेशंस के मेंबर के बीच में हो, मेंबर्स ऑफ सेम पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज, तब वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक है। और यहाँ पर क्या हो बेटा, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो ये जो इंटरेक्शन आपको दिख रहा है ना, दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच में दिख रहा है, तो वो इंटर स्पेसिफिक है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा मैंने लिखा है वो इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। यानी एक ही स्पीसीज, जैसे ये एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन है ना, इनके मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है बेटा विद इन, और स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ऐसा सर एग्जाम्पल बता दीजिए। देख बेटा इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं क्योंकि इसके टाइप पढ़ रहे हैं। ये जो हम टाइप पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में वो टाइप किसका है बेटा, वो टाइप है इंटर स्पेसिफिक का, ठीक है। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे दे रहा हूँ, आप ऐसे मोटा मोटा याद रखिएगा, कहीं साइड में आप इसको लिख लीजिएगा। देखो इसका एग्जाम्पल है बेटा, आंट अपनी सोसाइटी बनाती है, हनी बी अपनी क्या बनाती है बेटा, सोसाइटी बनाती है, ठीक है। हम लोग भी क्या करते हैं बेटा, सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस। हमारी सोसाइटी में भी क्या करते हैं, हम ह्यूमंस ही आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे आपने अगर आपने पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन में, हमने पढ़ा है ना सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बी में कितने टाइप की चीज़ें होती हैं, वर्कर बी होती है, क्वीन बी होती है, ड्रोन होता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा वो क्या है, वो एक बी की सोसाइटी है, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग सेम स्पीसीज़ के मेंबर ही अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक है, यानी एक ही स्पीसीज़ के बीच में, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में है, जैसे यहाँ पर रैबिट एंड टाइगर के बीच में है। तो एक्चुअल में ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा ना, वो किसका है, वो एक्चुअल में इंटर स्पेसिफिक का है, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने क्लासिफिकेशन पर। हमने क्या देखा कि हमारा टाइप ऑफ इंटरेक्शन कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक होता है निगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है, हम पॉजिटिव इंटरेक्शन किसे कहेंगे। देखो बेटा दो पॉपुलेशंस के बीच में, दो मान लो कोई दो स्पीसीज़ हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनको फ़ायदा हो रहा है, अगर दोनों का फ़ायदा हो रहा है या फिर दो स्पीसीज़ में से किसी एक को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान बेटा किसी को नहीं हो रहा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, दो स्पीसीज़ हैं ए और बी, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हो सकता है ए और बी दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, ए को बी से फ़ायदा हो रहा है, बी को ए से फ़ायदा हो रहा है। या फिर ऐसा सीन है कि ए और बी दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ए को तो फ़ायदा हो रहा है बट बी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको भी क्या कहेंगे बेटा, हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहेंगे। बात समझ आई, यानी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा हो या फिर किसी एक को फ़ायदा हो रहा हो बट किसी को नुकसान ना हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है बेटा, निगेटिव इंटरेक्शन होता है। मान लो ए और बी दो स्पीसीज़ हैं, ए और बी दो स्पीसीज़ हैं, जिनमें एक को क्या हो रहा है बेटा, नुकसान हो रहा है, और दूसरे को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को भी नुकसान हो रहा है ना, तो वो क्या है, निगेटिव इंटरेक्शन है, ठीक है। या फिर किसी एक को नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का निगेटिव इंटरेक्शन है। यानी ऐसा दो स्पीसीज़ के बीच में ऐसा इंटरेक्शन जिसमें किसी को कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, वो क्या है, आपका निगेटिव इंटरेक्शन है। ऐसा दो स्पीसीज़ के बीच का इंटरेक्शन जिसमें किसी को नुकसान ना हो रहा हो, यानी किसी को फ़ायदा हो रहा है या फिर दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या है, आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में जो खास बात हमें याद रखनी है वो क्या है, आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, तो क्या लिखोगे, इसको एक मिनट यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, स्पेस फालतू ले रखा है ये, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इंटरेक्शन between two species in which
नो स्पीसीज इज इन लॉस, जिसमें किसी स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है। ऐसे ही बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन कैसे लिखोगे? इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, इंटरेक्शन बिटवीन, ये B/W जो लिखा है ना, इसको समझ लेना कि बिटवीन है, बिटवीन टू स्पीसीज in which no species is in benefit, यानी कोई स्पीसीज जो है बेटा वो बेनिफिट में नहीं है। तो ऐसे इंटरेक्शन को आप क्या कहते हैं बेटा? ऐसे इंटरेक्शन को आप नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हो। ठीक है, दोनों को नुकसान हो रहा है या किसी एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है बेटा? देखो, मतलब देखो, अगर थोड़ा भी नुकसान हो रहा है, थोड़ा भी नुकसान हो रहा है ना, तो क्या है बेटा? वो फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर नो स्पीसीज इज इन बेनिफिट की जगह पर यहाँ लिख लेते हैं बेटा एटलीस्ट वन स्पीसीज, एटलीस्ट वन स्पीसीज, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा बेटा। एटलीस्ट वन स्पीसीज इज इन लॉस, यानी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कम से कम कोई एक स्पीसीज ऐसी होगी, या तो दोनों को नुकसान हो रहा होगा या फिर कम से कम एक ऐसी होगी ना जिसको क्या हो रहा होगा? नुकसान हो रहा होगा। वो क्या है? आपका नेगेटिव इंटरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है बेटा? जहाँ पर किसी स्पीसीज को नुकसान नहीं हो रहा है, या तो दोनों का फायदा हो रहा है, तो फिर एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो क्या है बेटा? वो आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम शो करते हैं किससे? प्लस से। नेगेटिव इंटरेक्शन को शो करेंगे किससे बेटा? माइनस से। प्लस का मतलब है क्या बेटा? प्लस का मतलब है जब बेनिफिट हो रहा होगा तो वहाँ पर प्लस का यूज़ करेंगे, और जब लॉस हो रहा होगा बेटा तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? माइनस का। अब चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन। टाइप देखते हैं किसके? पॉजिटिव इंटरेक्शन के, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कौन कौन से टाइप हैं बेटा? यहाँ पर देखते हैं। इसके हैं बेटा 3 टाइप जो हमें अभी इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये सबके सब इंपॉर्टेंट हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर टिप्पणियाँ आती हैं एग्जाम्स में, और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, वो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपको 2 स्पीसीज़ का इंटरेक्शन दे देंगे और फिर पूछेंगे बताओ इसमें किस टाइप का इंटरेक्शन है, कौन से टाइप का पॉजिटिव इंटरेक्शन है या फिर कौन से टाइप का नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो पहला इंटरेक्शन लिखते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म। क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर लिखते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, फिर अगला चलते हैं बेटा, अगले में हम लोग लिखते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, फिर अगला लिखते हैं बेटा हम लोग प्रोटो कोऑपरेशन। क्या लिख रहे हैं बेटा? हम लोग लिख रहे हैं प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शन में। नेगेटिव इंटरेक्शन के हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसके हम लोग टाइप देखते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है बेटा? ये 4 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव इंटरेक्शन कितने टाइप के देखने को मिलेंगे बेटा? वो देखने को मिलेंगे 4 टाइप के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा अमेंसलिज्म। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे अमेंसलिज्म के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे प्रेडेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे बेटा पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो आपके एनसीईआरटी में ना बेटा, ये वाले इंटरेक्शंस थोड़ा सा डिटेल में दिए गए हैं, और ये वाले इंटरेक्शन जो है ना थोड़ा सा कम डिटेल में है। तो सबसे पहले हम कौन से इंटरेक्शंस को करने की कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे इन सारे इंटरेक्शन को करने की कोशिश, इनको पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में है, इनकी फुल डिटेल में चलेंगे। खासकर प्रेडेशन और कंपटीशन, ये दोनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, तो इसको सबसे अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। पॉजिटिव इंटरेक्शन के 3 टाइप, नेगेटिव इंटरेक्शन के कितने टाइप? 4 टाइप। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक बात लिखी है। क्या बात लिखी है? एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, इनमें से कुछ इंटरेक्शन ऐसे होते हैं ना जिसमें 2 स्पीसीज का फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी है। तो यहां पर लिखते हैं बेटा इंटरेक्शन इन विच फिजिकल कॉन्टैक्ट
फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड। वो कौन सा इंटरेक्शन है बेटा, वो कौन सा इंटरेक्शन है? एक तो है आपका, चलो एक लिख लिया मैंने कमेंसलिज्म, एक लिख लिया मैंने बेटा प्रीडेशन सॉरी, एक लिख लिया बेटा पैरासिटिज्म। इन तीनों में फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी है। अब आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अमेंसलिज्म को, प्रीडेशन को। इन दोनों को आज के टॉपिक में कवर करते हैं, तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में, और नेगेटिव इंटरेक्शन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमेंसलिज्म को। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस के। ठीक, नेगेटिव इंटरेक्शन में हम लोग पहला जो देख रहे हैं ना, वो है हमारा अमेंसलिज्म। सर अमेंसलिज्म क्या है? देखो, मान लो मेरे पास दो स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है। इनके बीच में क्या है बेटा? कुछ इंटरेक्शन है। यहाँ पर क्या है? कुछ इंटरेक्शन है। किसके बीच में? ए एंड बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर इस ए वाली को क्या हो रहा है बेटा? ए वाली को लॉस हो रहा है। ए को क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है, जबकि बी वाली क्या है बेटा? बी वाली अनअफेक्टेड है, यानी इसको ना कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। यानी बी जो है ना वो अनअफेक्टेड है और ए जो है ना उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मतलब ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज़ को नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अनअफेक्टेड है लेकिन इसको क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। तो इस तरीके के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? अमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये क्या है बेटा? एक तरीके का इंटरेक्शन है। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन between two species in which one species is in loss while other is unaffected। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसका एक एग्जांपल देखो, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये तो हो गई बात किसकी बेटा? ये हो गई बात हमारे अमेंसलिज्म की कि अमेंसलिज्म क्या है। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज इज इन लॉस, जैसे ये ए है, वाइल अदर इज अनअफेक्टेड, यानी दूसरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको कोई नुकसान नहीं होता। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म पर। एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म पर अब आपको बेटा अपने दिमाग पर कुछ जोर डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या जोर डालना पड़ेगा? देखो, हम लेते हैं बेटा यहाँ पर एक बैक्टीरिया का कल्चर। यहाँ पर क्या है बेटा? इट इज़ ए कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया का कल्चर है? ये है बेटा स्टेफाइलोकोकस का। ठीक है, यहाँ पर ये सारे बैक्टीरिया किसके हैं? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? कॉलोनी ऑफ स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर एक फंगस डाल दिया।
क्या डाल दिया बेटा, यहाँ पर हमने एक फंजाई डाल दिया। ये क्या है, एक फंजाई है। नेम इसका आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे, ठीक है, नेम इसका आप कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करोगे। देखो ये एक फंजाई की स्पीसीज़ है बेटा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया की स्पीसीज़ है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, इस फंजाई से रिलीज होते हैं कुछ केमिकल, रिलीज सम केमिकल विच प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करते हैं, विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अराउंड इट बाय किलिंग हिम, जो उस बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं और अपने आसपास उनकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं। आप इस कल्चर में देखो, यहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर जो फंजाई है ना, इस फंजाई से ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा, जो क्या कर रहे हैं, इस फंगस के आसपास बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं, तभी तो वो यहाँ पर ग्रो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास ग्रोथ नहीं हुई बैक्टीरिया की, इधर ग्रोथ हो रही है। ये सेम चीज़ बेटा जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था एंटीबायोटिक्स का। वहाँ पर सेम एग्जांपल्स को एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने कि कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस फंगस का नाम लिखोगे कि ये कौन सा फंगस है, और इस केमिकल का नाम लिखोगे, इसका फंगस का नेम लिखना है कि ये कौन सा फंगस है, और इस केमिकल का नाम लिखना है कि ये कौन सा केमिकल है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा अपने आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखते हैं इन दिस एग्जाम्पल, हो क्या रहा है बेटा, इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया is in loss due to presence of फंगस। इस फंजाई के कारण इस बैक्टीरिया को लॉस हो रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया किस में है बेटा, बैक्टीरिया है नुकसान में, बट इसमें जो ये फंगस दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, ये अनअफेक्टेड है, यानी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बैक्टीरिया ग्रो करे ना करे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर नेचुरली क्या रिलीज हो रहा है बेटा, एक केमिकल रिलीज होता है जो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक। बट फंजाई इज अनअफेक्टेड, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो क्या कहेंगे बेटा, दिस इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरेक्शन is a good example of amensalism, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा किसके, अमेंसलिज्म की। अमेंसलिज्म को एक शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे, दो स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन है, एक स्पीसीज ये हो गई, दूसरी स्पीसीज ये हो गई। एक स्पीसीज को क्या हो रहा है बेटा, एक स्पीसीज को लॉस हो रहा है, जबकि एक स्पीसीज क्या है बेटा, अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड का मतलब यहाँ पर जीरो लिख देते हैं, इसको कोई फायदा नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा अमेंसलिज्म। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नेगेटिव इंटरेक्शन पर, जिसका नाम है बेटा प्रीडेशन। इसका नाम क्या है बेटा, प्रीडेशन। अब प्रीडेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। प्रीडेशन का मतलब समझने से पहले बेटा हम लोग समझते हैं प्रीडेटर के बारे में, कि प्रीडेटर क्या होते हैं, व्हाट इज प्रीडेटर एंड व्हाट इज प्रे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें समझने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे किसको बेटा, प्रीडेशन को। मान लो बेटा ये दो स्पीसीज है, ठीक है, ये स्पीसीज है किसकी, ये स्पीसीज है बेटा डियर की। डियर की क्या है बेटा, स्पीसीज है, ठीक है। डियर स्पीसीज की क्या है, चलो मान लिया ये पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो गए डियर के, तो उसको हमने कह दिया पॉपुलेशन है। इसको नाम दिया बेटा ए का,
ठीक है, चलो ए तो हटा दो, जब डियर ही कह दे तो ए को क्या कहना। फिर यहाँ पर देखो एक और पॉपुलेशन है बेटा, एक और पॉपुलेशन है लायंस की। ठीक है, रेड वाला खतरनाक है इसलिए इसको हमने कह दिया ये क्या है बेटा, लायन है। ये क्या है, लायन की स्पीसीज है और यहाँ पर क्या है, लायन की पॉपुलेशन है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। लायन क्या करता है बेटा, लायन क्या करता है, लायन ईट करता है, ईट करता है किसको, डियर को। ठीक है, तो लायन क्या कहलाया, जो खाने वाला होता है ना, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने वाला होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रीडेटर। लायन क्या है बेटा, ये प्रीडेटर है। लायन क्या है बेटा, प्रीडेटर है। और जिस ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है, जिस ऑर्गेनिजम्स को खाया जाता है वो क्या है बेटा, वो आपका प्रे है। यानी यहाँ पर ये जो डियर है ना बेटा, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रे है। तो प्रे और प्रेडेटर क्या होता है, समझ गए। ऐसी स्पीसीज जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाती है वो क्या कहलाएगी, प्रेडेटर कहलाएगी। और वो स्पीसीज जिसे खाती है, यानी जिसको खाया जाता है, वो क्या कहलाएगा, प्रे। इन दिस केस डियर इज अ प्रे एंड लायन इज प्रेडेटर। तो प्रेडेटर क्या होंगे, प्रेडेटर क्या होंगे, दोज ऑर्गेनिज्म which eats other organism या फिर any organism is called predator। वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रेडेटर कहलाएगा। अब प्रे क्या होता है बेटा, प्रे क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे प्रेडेटर द्वारा खाया जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर अलग कलर से लिखते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म which is eaten by predator is called prey। ठीक है, अब प्रेडेटर द्वारा प्रे को जो खाने की प्रोसेस है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेडेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग प्रे बाय एनी प्रेडेटर इज कॉल्ड प्रेडेशन। अब समझ आया बेटा, इस प्रेडेटर द्वारा इस प्रे को जो खाने की प्रोसेस है, ये ईट करने की जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम प्रेडेशन कह रहे हैं। ठीक है, किसी प्रे को प्रेडेटर द्वारा खाया जाता है, तो प्रेडेटर द्वारा प्रे को खाने की जो प्रोसेस है ना, उसी को क्या कह रहे हैं बेटा, उसी को हम लोग प्रेडेशन कह रहे हैं। तो अब प्रेडेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज अ इंटरेक्शन, इट इज एन टाइप ऑफ या फिर ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन between two species in which one species is eaten by another species। यानी एक स्पीसीज को किसी दूसरी स्पीसीज द्वारा खाया जाता है। तो जिसको खाया जा रहा है ना, वो क्या है, आपका प्रे है। वन स्पीसीज जिसे खाया जा रहा है, और जो खा रहा है ना, वो क्या है बेटा, वो है आपका प्रेडेटर। वो क्या है बेटा, वो आपका प्रीडेटर है। क्या है बेटा, वो प्रेडेटर है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लायन ईटिंग डियर। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख देते हैं बेटा, काऊ ईटिंग ग्रास। ग्रास कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वो ग्रीन है तो वो कैसा है, ग्रीन ग्रास कैसी है बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, काऊ उसको खाती है ना बेटा। तो ये भी क्या है, एक तरीके का प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कैट ईटिंग माउस, वो भी क्या है,
प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, प्रेडेशन की। अब हम लोग चलते हैं बेटा रोल ऑफ प्रेडेशन का, कि प्रेडेशन का क्या रोल होता है। तो रोल ऑफ प्रेडेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छी चीज़ें इसमें हम लोग सीखने को मिलेंगी हमें। तो हम लोग देखते हैं ना कि नेचर में इस प्रेडेशन का क्या रोल होता है, हमारी प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। तो इसका भी बेटा नेचर में कोई एक रोल होगा ना, कोई एक रोल होगा। तो प्रेडेशन की प्रोसेस का, यानी किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेने की प्रोसेस का भी अपने नेचर में एक रोल होता है। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे। तो क्या रीजंस है वही हमें समझना है। तो क्या रोल होता है प्रेडेशन का, आइए देखते हैं। तो रोल ऑफ प्रेडेशन इन नेचर, प्रेडेशन का क्या रोल होता है हमारे नेचर में। तो पहला क्या है बेटा, पहला रोल क्या है, इट कंड्यूट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये क्या कंड्यूट करता है बेटा, एनर्जी का फ्लो कंड्यूट करता है। जैसे देखो यहाँ पर मान लो बेटा क्या है, यहाँ पर मान लो मेरे पास ग्रीन ग्रास है। चलो एक मिनट ग्रीन मार्कर से बनाते हैं इसको। यहाँ पर क्या है बेटा, ग्रीन ग्रास है, ठीक है। इस ग्रीन ग्रास को किसने फीड किया, इस ग्रीन ग्रास को किसने खाया, इसको खाया डियर ने, ठीक है। तो अब एनर्जी का फ्लो कहाँ से हुआ, ग्रीन ग्रास के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी का फ्लो हुआ कहाँ पर, एनर्जी का फ्लो हुआ कहाँ पर, डियर में। अब इस डियर को सपोज करो किसने खाया बेटा, लायन ने खाया, ठीक है। तो इस डियर से एनर्जी का फ्लो कहाँ पर हुआ, लायन में हुआ, ठीक है। तो देखो डियर किसी घास को खा रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, प्रेडेशन का है। किस लिए खाया इसने, एनर्जी का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ सर। फिर डियर को जब लायन ने खाया तो इसमें भी क्या हुआ बेटा, एनर्जी का फ्लो हुआ। और ये प्रोसेस जो यहाँ पर हुई है ना, एक्चुअल में ये क्या है बेटा, ये प्रेडेशन है। तो प्रेडेशन के कारण एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल में हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है बेटा। तो ये क्या करता है बेटा, तो ये आपका प्रेडेशन जो है ना, ये कंड्यूट करता है किसको, एनर्जी के फ्लो को। जैसे देखो एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा, एक तरीके का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा पहला रोल। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रोल में। दूसरे रोल में चलते हैं। दूसरा रोल क्या है बेटा, इट कंट्रोल, इट मतलब प्रेडेशन क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। प्रेडेशन कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रेडेशन क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है किसी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को। सपोज दैट अगर इस जंगल में मान लो कोई एक फॉरेस्ट है, अभी एक और एग्जांपल देते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। अभी यहाँ पर इसको एक छोटा सा ऐसा समझ लो, ये क्या है बेटा, एक फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट से हम क्या कर देते हैं, सारे प्रेडेटर को गायब कर देते हैं। प्रेडेटर ऑफ डियर को क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, जैसे ही हम इस प्रेडेटर को, डियर के प्रेडेटर को बाहर कर देंगे इस फॉरेस्ट से, तो इस फॉरेस्ट में डियर को खाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो डियर की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और बहुत तेज़ी से बढ़ जाने का भी क्या है बेटा, नुकसान है, ठीक है। आप कहोगे सर अच्छी बात है डियर की पॉपुलेशन बढ़ जा रही है। नहीं बेटा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डियर किसको खाता है, डियर भी तो प्रेडेशन करता है ना, किसका, ग्रास का। तो जो आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे, जो छोटे आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे ना, इतने सारे डियर हो जाएंगे कि वो सारे ग्रीन प्लांट्स को खा के खत्म कर देंगे। तो ग्रीन प्लांट्स की स्पीसीज भी क्या आ जाएगी बेटा, वो खतरे में आ जाएगी, ठीक है। उसके लुप्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कैसे हो जाएगी बेटा, वो इंडेंजर्ड बन जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी, उसके गायब होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि इतने सारे डियर होते चले जाएंगे। सारे डियर क्या करेंगे, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं उनको क्या करेंगे बेटा, उनको क्या करेंगे, जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको कम कर देंगे, तो प्रोड्यूसर्स खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ना बढ़ने पाए, इसीलिए प्रेडेशन की प्रोसेस जरूरी है। ये जरूरी है कि लायन डियर को खाए, अदरवाइज डियर की पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, बहुत बढ़ जाएगी। आपके इसमें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी करते हैं। फटाक से पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करो, तो यहाँ रफ करके उस एग्जाम्पल्स को करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे पॉपुलेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है कौन, प्रेडेटर, ठीक है। और क्यों जरूरी है ऐसा करना, वो भी आइए देखते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा इस पार्ट को रफ करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट का।
जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, प्रेडेशन जो है वो कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो प्रेडेशन क्या करता है, प्रेडेशन क्या करता है बेटा, प्रेडेशन कंट्रोल करता है, प्रेडेशन कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। कैसे करता है, अभी मैंने आपको बताया कैसे करता है बेटा। एक एग्जांपल जो आपकी बुक में है उसको देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसा ही है बेटा। ये क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक। अगर आप क्रिकेट लवर हो तो आप ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या है बेटा, एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कैसा कॉन्टिनेंट है सर, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंड्यूस किया गया बेटा, यहाँ पर कैक्टस डाला गया, कैक्टस की एक स्पीसीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है। क्या डाल दिया गया बेटा, यहाँ पर कैक्टस की एक स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दी गई। और इसके इंट्रोड्यूस करने से बेटा यहाँ पर इसकी स्प्रेड कैसे हुई, स्प्रेड हैवॉक, हैवॉक का मतलब क्या है बेटा, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना क्या कहलाता है, हैवॉक कहलाता है। तो ये कैक्टस क्या किया बेटा, यहाँ बहुत तेज़ी से फैला, तो इसकी पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, बहुत तेज़ी से क्या हुई, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। अब इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, अब इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या डाला गया बेटा, यहाँ पर कुछ नेचुरल प्रेडेटर डाला गया। यहाँ पर किसको इंट्रोड्यूस किया गया, सो टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन, नेचुरल प्रेडेटर, नेचुरल प्रेडेटर इज इंट्रोड्यूस, ठीक है। इस कैक्टस का जो नेचुरल प्रेडेटर था, जो इसको प्राकृतिक रूप से खाता था इस कैक्टस को, उस नेचुरल प्रेडेटर को यहाँ पर लाया गया, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, इसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि वो आएगा तो इसको खाएगा और इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी बेटा। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे दूसरे पॉइंट की। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्रेडेशन का और क्या रोल है। देखो प्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी को। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक अलग से चैप्टर है आप में, वो भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं, आज शाम तक या फिर कल से उसकी भी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को एक छोटा सा ऐसे समझ लेते हैं कि किसी एक जगह पर अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या है बेटा, लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग। तो किसी एक जगह पर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का पाया जाना क्या है बेटा, वही बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, दूसरा किसी तीसरे पर निर्भर है। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म ना अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग किस पर निर्भर हैं, हम लोग बेटा अपने फूड के लिए किस पर निर्भर हैं, प्लांट्स पर निर्भर हैं। कुछ और ऑर्गेनिज्म जो आपके कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस खाने वाले लोग होते हैं, वो किस पर निर्भर होते हैं, वो ऐसे जानवरों पर निर्भर होते हैं जिनसे उनको मांस प्राप्त होता है, ठीक है। और जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग शाकाहारी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं शाकाहारी हूँ तो मैं किस पर निर्भर रहूँगा, मैं तो प्लांट्स पर ही निर्भर रहूँगा ना, ठीक है। देखो बेटा वो अपनी एक अलग अलग चॉइस है, उस पर नहीं जाते हैं अभी। फिलहाल के लिए इतना हम बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का नेचर में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपनी ज़रूरतों के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है। तो बायोडाइवर्सिटी का मेंटेन होना नेचर में जरूरी है। और इस बात को मेंटेन कौन करता है, इस बात को मेंटेन करता है कौन, इस बात को मेंटेन करता है हमारा प्रेडेशन। तो थर्ड बात क्या लिखते हैं बेटा, प्रेडेशन, प्रेडेशन मेंटेन, प्रेडेशन मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करता है बेटा, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है बुक में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो बेटा क्या है, इसका एग्जांपल है एक स्टारफिश, एक स्टारफिश है जो कहाँ पर होती है बेटा, अमेरिका की पैसिफिक कोस्ट पर है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। देखो जैसे
ये मान लो एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, चलो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये यूएसए है, यहाँ पर क्या है, कनाडा है। इस साइड में क्या है बेटा, इस साइड में इसके देखो, इस साइड में इसके ईस्टर्न पार्ट पर, इस कॉन्टिनेंट के, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके इस साइड पर ईस्टर्न पार्ट पर क्या है बेटा, यहाँ पर है बेटा अटलांटिक ओशियन। क्या है बेटा, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, लेकिन इस साइड पर ये देखो, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये इस कॉन्टिनेंट का कौन सा पार्ट है बेटा, ये इस कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट है। हमेशा याद रखिएगा किसी मैप में जो आपका राइट होता है ना, इसमें देखो, इसमें राइट साइड कौन सा है, ये वाला राइट साइड है, तो ये वाला राइट साइड है, तो ये ईस्ट होगा, और लेफ्ट हमेशा क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसके वेस्टर्न पार्ट पर क्या है बेटा, इसके वेस्टर्न पार्ट पर क्या है, एक ओशियन है जिसका नाम है बेटा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओशियन है ना, ये क्या है बेटा, पैसिफिक ओशियन है, और ये आपका लार्जेस्ट ओशियन है, ये भी याद रखिएगा एज अ जनरल नॉलेज, आप इसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ओशियन जो है ना वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। और इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब जो समुद्री किनारा होता है उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो किनारा है ना बेटा, ये क्या है, ये आपका अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पाई जाती है बेटा, इस किनारे पर ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ना, इस पर क्या पाई जा रही है बेटा, इस पर क्या पाई जा रही है, इस पर एक स्टारफिश पाई जाती है, ठीक है। इस स्टारफिश का नाम है बेटा पिजास्टर। एक क्या पाई जाती है बेटा, स्टारफिश पाई जाती है। चलो अच्छा यहाँ लिखता हूँ मैं, एक क्या पाई जा रही है, स्टारफिश है जिसका नाम क्या है बेटा, पिजास्टर, ठीक है। ये मान लो एक्स को खाती है, ये एक्स ऑर्गेनिजम्स को खाती है, और एक्स जो है ना बेटा वो किसको खाता है, वाई को खाता है, ठीक है। स्टारफिश पिजास्टर जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर पाई जा रही है, ये किसको खाती है, ये एक्स को खा रही है, और एक्स किसको खाता है, एक्स खाता है वाई को। ये फीड करती है किस पर, एक्स पर, और एक्स फीड करता है किस पर, वाई पर। यहाँ पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पर स्टारफिश कौन से बेटा, पिजास्टर इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। इसको क्या किया गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया गया, यानी वहाँ से हटा दिया गया। अब जब स्टारफिश को हटा दिया जाएगा तो इस एक्स को खाने वाले तो ऑर्गेनिज्म से ही हट गए, है ना। ये एक्स को खाने वाला कौन था, स्टारफिश था। ये स्टारफिश जब यहाँ से हट जाएगा तो नंबर ऑफ एक्स क्या होंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एक्स स्पीसीज इंक्रीजेस। अब बहुत सारे जब एक्स हो जाएंगे तो एक्स किसको खाता है भाई साहब, एक्स तो वाई को खाता है। जब बहुत सारे एक्स हो जाएंगे तो वो जितने भी वाई उस एरिया में होंगे, जितने भी वाई ऑर्गेनिज्म उस एरिया में होंगे ना, ये एक्स क्या करेंगे, उन सब वाई को खा जाएंगे, और वाई क्या हो जाएगा बेटा, वाई इस एरिया से गायब हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था, स्टारफिश को जब एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया गया तो नंबर ऑफ एक्स स्पीसीज इंक्रीज हो गए, विच रिजल्ट्स एक्सटिंक्शन ऑफ 10 इनवर्टिब्रेट्स। 10 इनवर्टिब्रेट क्या हुए बेटा, वहां से गायब हो गए, ठीक है। 10 इनवर्टिब्रेट क्या हुए बेटा, यहाँ पर गायब हो गए, या फिर ऐसा लिख दें डिक्रीज, यहाँ पर लिख लेते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ। 10 इनवर्टिब्रेट के नंबर क्या हो गए, वहाँ पर कम हो गए, और लगातार अगर ऐसा होता रहा तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, यानी ये हो जाएंगे विलुप्त, यानी उस एरिया से क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी वहाँ से क्या होंगे बेटा, ये गायब हो जाएंगे, अगर ये सिनारियो ऐसे बना रहा तो। अब आप देखो कि इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी का मेंटेन होना क्या जरूरी था, इस स्टारफिश का इसके ऊपर प्रेडेशन करना क्यों जरूरी था। देखो इस स्टारफिश का इस एक्स के ऊपर प्रेडेशन करना क्यों जरूरी था, ताकि इस वाई की स्पीसीज को बचाया जा सके, ठीक है। ये जो 10 इनवर्टिब्रेट्स के स्पीसीज कम हुए हैं, इनको बचाने के लिए ये जरूरी था ना कि ये स्टारफिश इसको खाए। भाई साहब ये इसको नहीं खाएगी तो एक्स के नंबर बहुत सारे बढ़ जाएंगे, और एक्स किसको खाता है, वो तो वाई को खाता है। तो वाई में कौन कौन से स्पीसीज आ रही थी, 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज आ रही थी। अब वाई के नंबर बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो ज़्यादा खाना खाएंगे। ज़्यादा खाना खाने के चक्कर में यहाँ के जितने भी इनवर्टिब्रेट थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट 10 इनवर्टिब्रेट थे वो गायब हो रहे हैं, या उनकी संख्या कम हो रही है।
तो इसलिए अब आपको समझ आ रहा है ना कि ये स्टारफिश का इस एक्स के ऊपर प्रेडेशन करना क्यों जरूरी था, ताकि इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका रहना भी उस एरिया में ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के डिस्टर्बेंस से बाकी के ऑर्गेनिज्म में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इस स्टारफिश के कारण ये अपना जीवन अच्छे से जी रहा था, स्टारफिश हटी, इनका जीवन क्या हो गया, वाई का जीवन खतरे में आ गया। बात समझ आई? तो एक्स को तो फ़ायदा हुआ कि चलो हमको खाने वाले चले गए, लेकिन वाई को तो नुकसान हो रहा है ना कि जो हमको खाने वाला है उसको खाने वाला क्या हुआ, चला गया। तो ये क्या है बेटा, नुकसान है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेडेशन क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, ये बात है बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ करते हैं, एक छोटा सा रोल और है, उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रफ करते हैं इस पार्ट को, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि प्रेडेशन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, कैसे अपने आप को एडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स प्रेडेशंस के प्रोसेस से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने हो गए, ये थर्ड हो गया, हाँ बेटा फोर्थ लिखो। प्रेडेटर क्या होते हैं, प्रेडेटर्स बिहेवियर इज प्रूडेंट। प्रेडेटर के बिहेवियर कैसे होता है बेटा, प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब एफिशिएंट होता है। ठीक है, देखो प्रेडेटर एफिशिएंट प्रूडेंट का होने का मतलब क्या है कि प्रेडेटर ऐसा नहीं है कि एक जंगल में शेर है, वहाँ पर एक जंगल में कुछ शेर है, वहाँ पर बहुत सारे हिरन हैं, तो वो शेर सारे के सारे हिरन को मार के खा जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, वो एक दिन मार के खा जाते हैं, एक दिन मार के खा लेंगे ना तो 10 दिन आराम करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो जितने की ज़रूरत होती है वो केवल उतनों को ही मारते हैं। समझ आई बात बेटा? ध्यान सुनो कि अगर ये प्रेडेटर है, मान लो कोई एक लायन है, ठीक, एक जंगल में रह रहा है, वहाँ पर 10-20 हिरन है, तो क्या वो लायन उन सभी डियर्स को मार देगा, सभी हिरन को मार देगा? ऐसा नहीं करता वो। ठीक है, उसकी जितनी ज़रूरत होती है ना वो केवल उतनों को ही किल करता है। अगर ऐसा हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा तो वो सबको मार देगा, तो उस जंगल से तो हिरन गायब ही हो गया ना। तो ऐसे क्या होगा बेटा कि जो आपका प्रे है ना, उसकी स्पीसीज जो है ना वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे सब क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। सारे हिरन गायब हो गए तो बेटा रिप्रोडक्शन वहाँ पे कौन करेगा? रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिजम्स की पीढ़ी कैसे आएगी, वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसे होगी, उसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो नहीं बढ़ पाएगी ना। तो ऐसे में क्या है बेटा कि जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, प्रेडेटर नॉट किल्स all its prey in same time में वो क्या करते हैं, नहीं मारते हैं। ठीक है, इफ अगर ऐसा हो जाए, इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, प्रेडेटर्स आर टू एफिशिएंट, देन all prey are killed by predator and predator द्वारा किल कर दिए जाएंगे। और क्या होगा बेटा, एंड prey species number decrease and they goes in danger of extinction, वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, उन पर एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडराने लगेगा अगर प्रेडेटर क्या हो जाए बेटा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, यानी अपने प्रेस को मार के खाने लग जाए, सभी प्रेस को मार दे। तो ऐसा में क्या होगा बेटा, वो जो प्रे है ना उस पर खतरा मंडराने लगेगा, किसका? विलुप्त होने का। तो ये बात थी किसकी बेटा, ये बात थी रोल ऑफ प्रेडेशन की। ये बात थी किसकी? रोल ऑफ प्रेडेशन की। पहला रोल ये था कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी को कंड्यूस करता है। दूसरा क्या था बेटा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करता है किसी ऑर्गेनिज्म की। तीसरा क्या था बेटा, ये प्रेडेशन जो होता है ना मेंटेन करता है। यहाँ पर मेन लिखा है बेटा, इसको मेंटेन कर लेना।
मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, प्रेडेशन मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर इसको मेंटेन कर लेना, ठीक है, यहाँ मिस हो गया बेटा 10, तो इसको क्या कर लेना बेटा, मेंटेन कर देना बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या करता है, प्रेडेटर बिहेवियर्स क्या होता है बेटा, प्रूडेंट होता है यानी एफिशिएंट होता है, ठीक है, वो सबको एक साथ नहीं मारता है, जब उसकी जितनी ज़रूरत होती है वो उतने को ही मारता है, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा किसके, रूल की। अब हम लोग चलेंगे बेटा कि ये जो प्रेडेशन है ना, इस प्रेडेशन की प्रोसेस से बचने के लिए जो प्रे है ना, ये अपने आप में क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है, इनमें क्या एडेप्टेशंस होती है, ये अपने आप में क्या चेंज लाते हैं प्रेडेशन से बचने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेशन व्हाट प्रे कैन डू, हाउ दे आर एडेप्टेड, वो कैसे एडेप्टेड होते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर दिन हम लोग आगे चलते हैं और फिर सीखते हैं कैसे उनमें एडेप्टेशंस होते हैं प्रेडेशन से बचने के लिए। करिए फटाक से, चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो प्रेडेशन होता है, प्रेडेशन होता है, प्रेडेशन में क्या करता है बेटा, प्रेडेशन में क्या होता है, एक प्रेडेटर होता है, वो किसी प्रे को क्या करता है बेटा, खा जाता है। तो ये प्रे के अंदर देखो, प्रे के अंदर इस प्रेडेशन की प्रोसेस को, इस देखो प्रेडेटर का प्रे को खाना ही क्या है, प्रेडेशन है। तो इस प्रेडेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए, टू अवॉइड प्रेडेशन, कोई ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्रेडेशन को रोकने के लिए अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं। तो ये प्रे जो है ना बेटा, ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। तो एनिमल्स के अंदर भी कुछ एडेप्टेशन होते हैं प्रेडेशन से बचने के लिए, और प्लांट्स के अंदर भी कुछ एडेप्टेशन होते हैं किससे बचने के लिए, प्रेडेशन से बचने के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, हाउ टू अवॉइड प्रेडेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हाउ, यहाँ पर लिखते हैं बेटा, हाउ प्रे प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और adapted to protect himself from predation। तो प्रेडेशन से बचने के लिए प्रे के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये एडेप्टेशंस बेटा कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि प्रे जो है वो एनिमल भी हो सकता है, तो एनिमल्स में भी कुछ ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जो उसको प्रेडेशन से बचाते हैं। प्रे जो है ना वो प्लांट भी हो सकता है, तो प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जो उसको किससे बचाते हैं, प्रेडेशन से बचाते हैं। तो एडेप्टेशन में क्या क्या देखेंगे बेटा, एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेशन, ठीक है। इस एडेप्टेशंस में हम दो तरीके की एडेप्टेशंस सीखेंगे। एक सीखेंगे बेटा एडेप्टेशंस इन एनिमल, और दूसरा एडेप्टेशन सीखेंगे कहाँ पर बेटा, प्लांट्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा पहला एडेप्टेशंस इन एनिमल, फिर देखेंगे बेटा हम लोग बाद में एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। ये एडेप्टेशंस क्यों हैं इनमें, अपने आप को प्रेडेशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक लगाते हैं बेटा हम लोग, पहला वो है एडेप्टेशंस इन एनिमल, ठीक है, एडेप्टेशंस इन एनिमल। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, देखो एनिमल्स के अंदर क्या है, कई तरीके की एडेप्टेशंस पाई जाती हैं अपने आप को किससे बचाने के लिए, प्रेडेशन से बचाने के लिए। तो वो कई टाइप के एडेप्टेशंस क्या हैं जो आपकी बुक्स में हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस प्रेजेंट इन
animals to protect himself from प्रेडेशन से बचने के लिए उनमें क्या होती है बेटा, बहुत सारी एडेप्टेशंस होती हैं, अलग अलग एडेप्टेशंस होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो पहली एडेप्टेशन लिखते हैं ना बेटा, वो है हमारा कैमोफ्लेज। क्या है बेटा, पहली एडेप्टेशन क्या है, कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज क्या होते हैं बेटा, कैमोफ्लेज क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं बेटा कि कैमोफ्लेज क्या होता है। तो कैमोफ्लेज क्या है, कैमोफ्लेज एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ना जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो दैट ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग आर नोन एज कैमोफ्लेज। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, कैमोफ्लेज ऐसे कह दो कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना जो ब्लेंड कर जाते हैं अपने सराउंडिंग के साथ कलर में। ठीक है, तो क्या है बेटा, द ऑर्गेनिजम्स, चेंज मत लिखो, ऐसे लिख लो, द ऑर्गेनिज्म विच ब्लेंड्स इन कलर विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, कैमोफ्लेज क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्लेंड कर जाते हैं कलर में अपने सराउंडिंग्स में। जैसे देखो, आपने ग्रास ऑफर देखा है, आपने टिड्डा देखा है, ग्रीन कलर का होता है। अगर वो प्लांट्स घास के बीच में छिपा हुआ हो तो आप क्या करोगे बेटा, तब घास के बीच में छुपा हुआ होगा तब क्या होगा, सोचो, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, कभी कभी आप क्या होता है ना, जैसे घास में अगर आप चलते हो तो वहाँ पर देखो बहुत सारे ग्रीन कलर के कीड़े जो है ना वो बाहर आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, वो उस सराउंडिंग में, वो कहाँ रह रहे हैं, वो घास में रह रहे हैं, तो अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ क्या कर रहे हैं, कलर में ब्लेंड कर रहे हैं। यानी वो क्या है बेटा, अपने कलर में समानता दिखा रहे हैं, कहाँ पर, अपने सराउंडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऑफर एंड फ्रॉग shows green color as their surrounding। अब हरी हरी घास में आपका ग्रास ऑफर छुपा हुआ है। हम ग्रास ऑफर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा उसका प्रेडेटर, तो प्रेडेटर से बचने के लिए उसने अपने आप को क्या किया, घास में छिपा लिया। घास में कैसे छिपा लिया, क्योंकि उसका कलर और घास का कलर मैच कर रहा है। तो प्रेडेटर क्या होता है बेटा, उसको पहचान ही नहीं पाता है। That's why predator is unable to identify them। प्रेडेटर द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किए जा पाएंगे तो प्रेडेटर उनको खाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कैमोफ्लेज क्या हो गया बेटा, ये कैमोफ्लेज क्या हो गया, ये हमारा पहला एडेप्टेशन हो गया। दूसरा एडेप्टेशन जैसे देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज़ की कॉपी करना। देखो, कुछ ऐसे होते हैं बेटा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन वो हार्मफुल होने जैसी क्या करते हैं बेटा, नकल करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वो हार्मफुल वालों के जैसे नकल करते हैं, जिससे जो उनका प्रेडेटर होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये हार्मफुल वाला है कि ये बिना हार्मफुल वाला है। ठीक, तो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन ये वो हार्मफुल होने जैसा क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। वो मिमिक्री करते हैं किसकी, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की। तो उनका जो प्रेडेटर होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये हार्मफुल वाला है कि ये बिना हार्मफुल वाला है। तो जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो फिर उनको वो नहीं खाता है। ठीक है, जैसे देखो बेटा, यहाँ पर लिखते हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, सम ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एज दे आर पॉइजनस। As they are poisonous, while some are not harmful but
but they mimicked as harmful organism, वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की तरह मिमिक्री करेगा। सो द प्रेडेटर गेट कन्फ्यूज्ड, प्रेडेटर क्या होगा बेटा, कंफ्यूज हो जाएगा, एंड नॉट ईट देम, और उनको वो क्या करता है बेटा, नहीं खाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई हमने कर ली दूसरे एडेप्टेशन की एनिमल्स में, जो क्या था बेटा, हमारा मिमिक्री था। अब चलते हैं बेटा थर्ड पर। थर्ड क्या करते हैं बेटा, थर्ड लिखते हैं, थर्ड एडेप्टेशन क्या है बेटा, पॉइजनस। थर्ड जो है हमारा वो है पॉइजनस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो पॉइजनस हो जाते हैं, जिसके कारण उनके प्रेडेटर उनको नहीं खाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं बेटा, जो पॉइजनस हो जाते हैं, जिसके कारण उनके ऑर्गेनिज्म उनको नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है बेटा, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स आर poisonous due to that their predators not eat them, यानी वो उनको नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है बेटा आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल है बेटा मोनार्क बटरफ्लाई का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, मोनार्क बटरफ्लाई का, मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये बटरफ्लाई क्या होती है बेटा, पॉइजनस होती है। दिस बटरफ्लाई इज पॉइजनस, ये बटरफ्लाई क्या होती है, पॉइजनस होती है, जिसके कारण इसका प्रेडेटर इसको नहीं खाता। लेकिन ये पॉइजनस कैसे हुई, हाउ दिस बटरफ्लाई गेट पॉइजनस। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा, बटरफ्लाई क्या करती है बेटा, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है, ये जो मोनार्क बटरफ्लाई का लार्वा होता है ना, ये एक वीड पर फीड करता है, ये एक पॉइजनस वीड पर, वीड क्या है बेटा, एक प्लांट है, तो वीड पर फीड करता है, जहाँ से वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, बाई बर्थ वो पॉइजनस नहीं होता, लेकिन जब वो फीड करता है कहाँ पर, वो फीड करता है एक वीड पर, पॉइजनस वीड पर, तो वहाँ से वो लार्वा क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। और फिर वो लार्वा जब डेवलप होता है एडल्ट में, यानी मोनार्क बटरफ्लाई में, तो फिर वो बटरफ्लाई भी कैसी होती है, वो बटरफ्लाई भी पॉइजनस होती है। ठीक है, जब लार्वा फीड करता है उस वीड पर, तब वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। और सपोज करो अगर वो लार्वा उस वीड पर फीड ना करे, तो क्या वो लार्वा जो है पॉइजनस होगा, आंसर है नहीं होगा। तो जब वो लार्वा पॉइजनस नहीं होगा, तो उस लार्वा से डेवलप हुई बटरफ्लाई पॉइजनस होगी, नहीं होगी। जब बटरफ्लाई पॉइजनस नहीं होगी, तो बटरफ्लाई का प्रेडेटर जो है उस बटरफ्लाई को आसानी से खा लेगा कि नहीं खा लेगा, हाँ खा लेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बेटा, हाउ बटरफ्लाई गेट पॉइजनस, तो यहाँ पर लिखते हैं द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, feeds on a poisonous weed. From there it becomes poisonous weed. From there it becomes poisonous. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा को एक्सटिंक्शन का। किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, को एक्सटिंक्शन का है। ठीक है, अब ये को एक्सटिंक्शन क्या है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना। अब बेटा ये को एक्सटिंक्शन क्या है, को एक्सटिंक्शन का मतलब साथ साथ विलुप्त होना क्या है। सपोज करो अगर पॉपुलेशन किसकी, वीड की पॉपुलेशन गायब हो जाए, अगर वीड गायब हो जाए, वीड एक्सटिंक्ट हो जाए, तो वीड पर कौन फीड कर रहा है, इस बटरफ्लाई का लार्वा फीड कर रहा है, जिसके कारण वो पॉइजनस हो जाता है। तो अगर वीड होगी ही नहीं, तो क्या ये लार्वा जो है पॉइजनस होगा,
नहीं होगा। जब लार्वा पॉइजनस नहीं होगा तो इससे डेवलप हुआ एडल्ट भी क्या होगा, पॉइजनस नहीं होगा। तो इस एडल्ट को खाने वाले प्रेडेटर जो हैं फिर क्या करेंगे, इसको खाएंगे। जब इसको खाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन को भी वो खा के खत्म कर देंगे। तो इस वीड के कारण ही तो इसका अस्तित्व बचा हुआ है। इस वीड, इस पॉइजनस वीड के कारण ही इस मोनार्क बटरफ्लाई का अस्तित्व बचा हुआ है, जो इसको पॉइजनस बना देता है, जिसके कारण कोई इसको नहीं खाता। अब वीड ही नहीं रहेगी तो ये पॉइजनस नहीं बन पाएगा, तो इसको खाने वाले बहुत सारे जो इसके प्रेडेटर्स आ जाएंगे, फिर इसको खा के खत्म कर देंगे। तो एक्सटेंट हुआ कौन, एक्सटेंट हुआ वीड, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, मोनार्क बटरफ्लाई पर। मोनार्क बटरफ्लाई भी क्या करेगी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो को एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है यानी विलुप्त होती है, तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी स्पीसीज भी अपने आप क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, को एक्सटिंक्शन कहते हैं। फॉर सपोज ये आपका जो पॉइजनस वीड है, जब ये एक्सटिंक्ट होगा ना, तो इस पर डिपेंड रहने वाली मोनार्क बटरफ्लाई भी क्या होगी, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, को एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ वन स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट, then other species depend on this species also extinct. This process is called co-extinction. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। अब आपको क्लियर हो गया ना बेटा को एक्सटिंक्शन क्या है। तो ये बात थी किसकी बेटा, ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारे एनिमल्स में एडेप्टेशंस की। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, हम लोग चलेंगे बेटा एडेप्टेशंस इन प्लांट। प्लांट में ऐसे कौन से एडेप्टेशन होते हैं जो उसको प्रेडेशन की प्रोसेस से बचाते हैं। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलेंगे प्लांट्स के एडेप्टेशन में। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं एडेप्टेशंस इन प्लांट्स में। चलो लिखो जरा, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू अवॉइड प्रेडेशन। ठीक है, देखो प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से वो दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, यानी वो भाग नहीं सकता है। अब भाग नहीं सकता है तो अपने प्रेडेटर से बचेगा कैसे। देखो एनिमल्स क्या कर सकते हैं बेटा, जब हिरन क्या कर सकता है, शेर उसको दौड़ाता है तो वो भाग लेता है। क्या प्लांट्स ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो प्लांट्स नहीं कर सकता तो फिर प्लांट अपने अंदर कुछ और चेंजेस ले आएगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वो लोग अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस ले आते हैं। तो क्या ले आते हैं बेटा, प्लांट्स develops some morphological and biochemical changes in it। प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल चेंज। अपने अंदर क्या लाएंगे बेटा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे। बायोकेमिकल चेंज का मतलब क्या है, अपने अंदर केमिकली कुछ ऐसा चेंज लाएंगे जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेडेटर से बच सकते हैं। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। ठीक है, ये बात है बेटा। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, प्लांट्स क्या क्या कर सकते हैं। देखो प्लांट्स क्या क्या कर सकते हैं। प्लांट क्या करता है कि अपने ग्रेजर से बचने के लिए, ग्रेजर क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, यानी चरने वाले जो
एनिमल्स होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करता है, अपने अंदर कांटों को डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा, कांटों का डेवलप होना क्या है, प्लांट्स के अंदर कैसा चेंज है बेटा, स्ट्रक्चरल चेंज है। जिन जो कांटे वाले पौधे होते हैं ना, देखो जानवर उनको नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, पहला चेंज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ग्रेजर दे डेवलप्स थॉर्न्स, उनमें क्या डेवलप हो जाते हैं, थॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस ग्रेजर अवॉइड्स टू ईट सच प्लांट्स, ग्रेजर क्या करता है, फिर अवॉइड कर देता है बेटा इस तरीके के प्लांट्स को खाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल लिख लो बोगेनविलिया, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं बोगेनविलिया एंड सिट्रस। सिट्रस एंड बोगेनविलिया आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट विच हैव थॉर्न्स, जिसके कारण इनको क्या करते हैं बेटा, ग्रेजर्स नहीं खाते हैं। ये तो हो गई बेटा पहली बात। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं जिनके कारण जो एनिमल होता है उनको खाने वाला, वो उसको पचा नहीं पाता है, उनके डाइजेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रिप्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो जिसके कारण वो ग्रेजर उस तरीके के प्लांट्स को नहीं खाता है। तो क्या लिखते हैं बेटा, सम प्लांट्स आर स्पेशलाइज्ड इन some biochemical which affect the process of digestion, reproduction and other physiological processes of grazers। ठीक है, उनको प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डाइजेशन पर इम्पैक्ट डालने वाले, रिप्रोडक्शन पर इम्पैक्ट डालने वाले, या फिर किसी अन्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर इम्पैक्ट डालने वाले ऐसे बायोकेमिकल्स को विकसित कर लेता है जिससे ग्रेजर्स जो होता है ना उसको नहीं खाता है। सो ग्रेजर्स अवॉइड टू ईट सच प्लांट्स, ग्रेजर अवॉइड करता है इस तरीके के प्लांट्स को ईट करना। फिर चलते हैं बेटा हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट क्या है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम कैलोट्रॉप्स कहते हैं। व्हाट आर द कैलोट्रॉप्स, इनको हम कहते हैं बेटा मिल्क वीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनमें मिल्क की तरीके का क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है। ठीक है, वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स अपने आसपास देखे होंगे। ठीक है, जिनमें क्या निकलता है बेटा, जिनमें मिल्क निकलता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा कैलोट्रॉप्स। कैलोट्रॉप्स क्या है, कैलोट्रॉप्स ऐसे प्लांट्स हैं ना जिनमें क्या होते हैं, मिल्क होते हैं। तो ऐसे प्लांट को भी आपके ग्रेजर्स नहीं खाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट्स का ये जो मिल्क वाला पार्ट है ना, ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, ये आप उन ग्रेजर्स के हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अंदर जाने के बाद क्या बनाता है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो क्या करते हैं बेटा, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा कि मिल्क वीड्स आर नॉट ईटन बाय ग्रेजर्स because they are very harmful as they create heart problem। these plant, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, these plant, ये प्लांट क्या बनाते हैं, these plant forms
मिल्क विच फॉर्म्स ए बायोकेमिकल, जो क्या बनाता है बेटा, एक बायोकेमिकल बनाता है, विच फॉर्म्स ए बायोकेमिकल कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है बेटा, एक ऐसा बायोकेमिकल है जो हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहाँ पर, ग्रेजर्स में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड विच क्रिएट कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियक का मतलब होता है बेटा हार्ट प्रॉब्लम। कार्डियक प्रॉब्लम इन ग्रेजर्स में क्या करता है बेटा, कार्डियक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं बेटा, कुछ और ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका निकोटीन हो गया, जैसे आपकी कैफीन हो गई, ठीक है, जैसे आपका ओपियम हो गया। तो इन सारे प्लांट्स को भी ये लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, इन सारे प्लांट्स को भी ये लोग नहीं खाते हैं। तो द प्लांट्स विच हैव केमिकल लाइक, कौन से केमिकल की बात चल रही है बेटा, निकोटीन की। केमिकल्स लाइक निकोटीन, कैफीन, कोडीन आर नॉट ईटन बाई ग्रेजर्स और एनिमल्स, जो एनिमल्स द्वारा नहीं खाए जाते हैं बेटा। आप देख लो, आप निकोटीन कहाँ मिलता है, ये मिलता है बेटा टोबैको प्लांट में, ठीक है। टोबैको प्लांट को ग्रेजर नहीं खा रहे हैं, जानवर नहीं खा रहे हैं, लेकिन इंसान खा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे इंसानों और इन जानवर्स में। जिनको जानवर भी नहीं खाते, हम उनको भी इतनी तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो निकोटीन कहाँ मिलता है, टोबैको प्लांट मिलता है। टोबैको आदमी बहुत आराम से खाता है, देखो बहुत ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात थी बेटा। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कैसे प्लांट्स अवॉइड करते हैं प्रेडेशन को, ठीक है, और कैसे एनिमल्स अवॉइड करते हैं प्रेडेशन को। तो क्लास बेटा बहुत बड़ी होती जा रही है, अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। तो इस टॉपिक को बेटा यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बेटा किसको, हम सीखेंगे बेटा कॉम्पिटिशन एंड पैरासिटिज्म को, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग चलेंगे पॉजिटिव इंट्रैक्शन की तरफ। तो मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और होगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।